जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चन की श्रृंखला का आज दूसरा वीडियो हम। इससे पहले पहला वीडियो जो कि साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन के साथ हमने अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो की अगर बात करें तो आज के इस वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं तो इस वजह से कल जो डिस्कशन किया था तो हमने किया था 8 क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज एकदम डिटेल में डिस्कशन किया जा रहा है तो आप उसको भी दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कल के क्वेश्चन हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म में डिस्कशन कर ले रहे हैं। साथ ही साथ जो आज का डिस्कशन है यहाँ जहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 से, तो वहाँ से हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन काफ़ी बारीकी से के साथ ही काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हम लोग कल के वीडियो में किए थे, आज भी वैसा ही करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का जो क्वेश्चन है। देखिए कि मेढक के दांत होते हैं, तो आपने कल देखा था, हमने डिस्कशन किया था। तो मेढक के दांत जो कि पाचन में सहायक नहीं होते थे, जिसकी वजह से जो मेढक के दांत होते हैं वो होमोडेंट टाइप के होते थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। वहीं बात करें पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। हमने शरीर में जितने भी एंजाइम यानी अमाशय से कौन से, अग्नाशय में कौन कौन से विटामिन स्रावित होते हैं, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, साथ ही साथ अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि कल के हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। वहीं बात करें, हमने विटामिन के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया था कौन सा विटामिन जो कि फैट सोल्यूबल है या फिर कहीं वसा में घुलनशील है। तो इसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। आप कल का वीडियो भी देख लीजिएगा। आज का भी वीडियो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें तो एंजाइम होता है। वहीं नेक्स्ट की बात करें तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका जो संग्रह होता है वो यकृत यानी लीवर में ही होता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जनन क्षमता में कमी होती है, तो जनन क्षमता में जो कमी होती है विटामिन ई की वजह से होती है। इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो टेकेफोराल हो जाता है। पुरुषों में इसकी कमी से नपुंसकता होती है। अगर फीमेल में बात करें या मादा में बात करें तो इसकी कमी से जो होता है वो क्या होता है कि बांझपन होता है। अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, डीएनए में होता है, तो डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। बात करें किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, तो आपने देखा था कल जब हमने डिस्कशन किया था सारा विटामिन की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कल विटामिन पूरा डिस्कशन किया था। तो हमने बताया था कि प्रथम खोजा गया जो विटामिन था वो विटामिन डी था। किसने खोजा था? तो हॉपकिंस महोदय ने खोजा था। वहीं हमने बताया था कि विटामिन का जो खोज की प्रथम बार खोज की गई थी तो किसने की थी? ल्यूमेन ने की थी। अगर बात करें वहीं विटामिन के नामकरण की तो फंक महोदय ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमने ट्रिक के माध्यम से सारे विटामिन को जल में घुलनशील और वाटर सोलूबल कहें या फिर वसा में घुलनशील या फैट सोलूबल्स विटामिन है, ट्रिक के माध्यम से इनको याद किया था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में भी जहाँ भी जो भी फैक्ट आएगा हम डिटेल में डिस्कशन करते ही चलेंगे आगे। लेकिन जो कल के क्वेश्चन थे उनको 1 बाय 1 करके हम ऑनलाइन फॉर्म में डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो RH+ पत्ती तथा RH पत्नी RH- पत्नी की अवस्था होने की वजह पर जो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस गर्भपात कर सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो निम्नलिखित में से लिंक्ड संलग्न या सेक्स लिंकेड रोग कौन सा है? तो आपको देखने को मिलेगा कि सेक्स लिंकेड जो रोग है वो कलर ब्लाइंडनेस कहे या वर्णांधता था। वहीं आपको सेक्स लिंकेड रोग की और भी बात करें तो एक हीमोफीलिया है। इन्हीं को हम आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, वर्णांधता, ये कुछ प्रमुख जो कि सेक्स लिंकेड कहें या फिर आनुवांशिक रोग कहीं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आज अगर बात करें तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 9 देख रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम होता है तो क्या होता है? तो यक्सओ जो कि टर्नर एक सिंड्रोम होता है। अगर बात करें
टर्नर सिंड्रोम का क्या होता है, क्योंकि कई बार आपको किस एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो 44 प्लस एक्स जो कि 45 क्रोमोजोम हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी होता है कौन सा होता है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है। फिर आपने पढ़ा होगा एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पटाऊ सिंड्रोम भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगर पटाऊ सिंड्रोम की बात करें तो 44+1 प्लस वाई मिलकर के लगभग 47 जो बनाते हैं, तो 13वां जोड़ा, यानी 13वां जोड़ा में जो कि पटाऊ सिंड्रोम में जो होता है, तो 13वां जोड़ा में समरूपता आ जाती है, यानी एक ही समान की गुणसूत्र हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से 13वां गुणसूत्र में समानता आने की वजह से पटाऊ सिंड्रोम वहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देख रहे हैं, पिता ए रुधिर वर्ग और माता रुधिर बी वर्ग की है, तो इनकी संतानों को रुधिर वर्ग कौन सा संभव होगा। तो इनको जो संतानों को रुधिर वर्ग संभव होगा वो ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ हो सकता है, साथ ही ए बी ओ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो रुधिर वर्ग यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जो बात करें, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी तो किसने की थी, तो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है। इस विकल्प का तो सही उत्तर हो गया है ए बी ओ, साथ ही ए बी चारों रुधिर वर्ग हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, जैसे जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। लेकिन कार्ल एंड स्टीनर ने महोदय ने की जरूर थी, लेकिन उन्होंने कौन कौन सा रक्त वर्ग खोजा था, तो ए खोजा था, साथ ही साथ अगर बात करें तो ओ खोजा था, और बी यानी ए बी ओ ये जो खोजा था वो किसने खोजा था, तो कार्ल एंड स्टीनर ने खोजा था। वहीं बात करें ए बी रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, तो डी कैस्टेलो। कई बार यहीं से आपसे क्वेश्चन फंसाएगा कि ए बी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो डी कैस्टिलो आप लोग लिख लीजिएगा कहीं कि रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसने की थी, तो डी कैस्टिलो महोदय ने जो कि आपको देखने को मिलेगा ए बी रुधिर वर्ग की खोज की थी। तो इस चीज़ को भी आप एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपको जब पूछेगा तो कई बार एग्जामों में गलती होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि जनरली जो बच्चों को पता होता है वो यही होता है कि रुधिर वर्ग की जो खोज की थी वो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। लेकिन जब ए बी पर्सनली अगर ए बी पूछ ले कि ए बी रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो आप वहाँ बताइएगा कि डी कैस्ट्रोलो ने खोज की थी। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल जो कि बीपीएससी के द्वारा काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप उन चीज़ों से बारीकी से इस चीज़ को एक जगह नोट कर लीजिएगा, 1 से 2 बार इसको रिवीजन कीजिएगा। अगर बात करें कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अगर बात करें ब्लड सेल्स के बारे में, तो ब्लड सेल्स जो कि 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आरबीसी होते हैं, वहीं डब्ल्यूबीसी। अगर बात करें तो तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। वहीं बात करें कि आपसे ये भी पूछता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड के पीएच की बात करें 7.4 होता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें कि जैसे कि कई बार आपसे पूछता है कि आरबीसी के खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। वहीं आपसे अगर पूछ लेगा कि डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी, तो एंडरसन या कहें या फिर एडिसन ने की थी। एंड्रेल महोदय ने कहें या फिर एडिसन महोदय ने डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। तो यहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता है। बात करें कि ब्लड क्या है, तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो आपसे पूछ लेता है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, संयोजी ऊतक है। बात करें किस प्रकार का, तो यानी कि अगर कहें सरल संयोजी ऊतक या आप कहें या फिर कमज़ोर संयोजी ऊतक जो है वो है क्या है, ब्लड है। तो ब्लड से जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछते हैं कि पीएच मान 7.4 है, क्या है ये, तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, 3 प्रकार की, डब्ल्यूबीसी, साथ ही साथ आरबीसी, साथ ही साथ प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की होती। खोज की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। आरबीसी की खोज जो की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। वहीं बात करें डब्ल्यूबीसी की खोज तो एडिसन ने की थी। अगर बात करें कि जैसे कि प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स
के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्लेटलेट्स यानी कि जो डेंगू होता है, डेंगू में किसकी कमी होती है, WBC या फिर RBC, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन बताइएगा, आंसर बताइएगा कि WBC यानी प्लेटलेट्स की कमी होती है डेंगू में। तो ये भी जनरली क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है हार्मोन उत्पन्न होता है, एंजाइम उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है या फिर विद्युत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर बी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई क्या है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोटीन की इकाई क्या है, साथ ही साथ पूछ लेगा कि तंत्र की इकाई क्या है, या फिर पूछ लेगा किडनी की इकाई है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो बात करें प्रोटीन की इकाई के बारे में, तो प्रोटीन की जो इकाई है आपको देखने को मिलेगा अमीनो अम्ल होती है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। वहीं बात करें हम लोग तंत्र की इकाई, आप एक जगह नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में जब आते हैं तब आप कई बार फंसेंगे एग्जामों में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में कई बार आती हुई चीज़ें भूल जाती है। तो इस चीज़ को आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ उसको 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा। जब रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर बनाइएगा तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आप एकदम उन क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा। बात करें तंत्र की इकाई की, तो न्यूरॉन होती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि तंत्र की इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। अगर वही बात करें आपसे क्वेश्चन पूछेगा किडनी की इकाई क्या होती है, किडनी की इकाई, तो किडनी की इकाई जो होती है नेफ्रॉन होती है। कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, तंत्र की इकाई न्यूरॉन यानी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन। वहीं किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। वहीं अगर वो बोले आपसे फेफड़ा की इकाई क्या होती है, अगर फेफड़ा की इकाई पूछता है तो फेफड़ा की इकाई आप अल्बुलाई बताइएगा। फेफड़ा की इकाई तो क्या हो जाएगा? अल्बुलाई हो जाएगा, यानी फेफड़ा की इकाई अल्बुलाई हो जाएगा। किडनी की इकाई पूछे तो नेफ्रॉन, तंत्र की इकाई तो न्यूरॉन, अगर कोशिका यानी कि प्रोटीन की इकाई पूछे तो अमीनो अम्ल। ये चीज़ें आप कहीं एक जगह नोट कर लीजिए। वहीं आपसे पूछता है कि शरीर की इकाई क्या होगी, तो शरीर की इकाई जब पूछता है तो आप बताइएगा कि कोशिका होती है। अगर आपसे पूछ लेगा कि आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है, तो आनुवंशिकी की इकाई जीन होती है। इस चीज़ को भी, या फिर ये कहें कि DNA की इकाई क्या होती है, तो जीन होती है। आप एक जगह सभी फैक्ट को नोट कर लीजिएगा और लिख के 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर पर जब भी बनाएंगे या किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप एकदम एग्जामों को पकड़ पाइएगा। नहीं, कई बार इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 13, कोबाल्ट किस धातु या किस विटामिन में होती है, तो आप बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही होता है कोबाल्ट यानी कि विटामिन B12, जो कि हमने कल डिस्कशन किया था कि विटामिन B12 को साइनाकोबालामिन भी कहते हैं। यानी साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम है साइनाकोबालामिन कहते हैं। इसको नीला विटामिन भी कहते हैं। नीला विटामिन क्यों कहते हैं? इसमें कोबाल्ट की उपस्थित होती है जिसकी वजह से इसको नीला विटामिन भी कहते हैं, यानी नीला विटामिन भी कहते हैं। वहीं आपको देखने को मिलेगा जब आप बड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी आंत में जो कि बड़ी आंत में विटामिन B12 साथ ही विटामिन K का स्टोरेज होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि शरीर में स्टोरेज होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन B12 साथ ही साथ विटामिन K, ये कुछ प्रमुख हैं जो आपको शरीर में स्टोरेज होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो बात करें कोबाल्ट विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम साइनाकोबालामिन। अगर वही बात करें इसको नीला विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि कोबाल्ट की उपस्थिति की वजह से इसको नीला विटामिन भी कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आप पकड़ पाइएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की अगर बात करें तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक थे वो थे डार्विन थे, यानी डार्विन महोदय थे जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक किए थे। वहीं अगर बात करें हम लोग कुछ सिद्धांत जो पूछता है एग्जामों में कि प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था। साथ ही साथ अगर बात करें विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने में कई बार बीपीएससी के द्वारा या बिहार एसआई के द्वारा, बिहार दरोगा के द्वारा कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रकृति चयन कहें या विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो अगर बात करें प्रकृति चयन विकासवाद का सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था। अब यहाँ से संबंधित कुछ और फैक्ट्स जो कि आप जहाज से संबंधित पूछता है कि जब डार्विन महोदय ने यानी प्रकृति चयन विकासवाद का सिद्धांत दिया था तो या फिर कहें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक की जो उन्होंने लिखा था तो किस द्वीप में लिखा था, आपसे ये भी पूछ लेता है। तो बात करें जो जहाज़ की बात है तो एच एम एस जहाज़ जो कि ये HMS बीगल नामक जहाज़ में यानी गैलापागोस आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत सारे आप एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। HMS बीगल नामक जहाज़ से जो कि गैलापागोस द्वीप में गए थे जहाँ उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक की रचना की। साथ ही साथ अगर बात करें कि और क्या किया था तो इन्होंने फिंचिंग पक्षी पर मतलब इन्होंने एक रिसर्च किया था। तो फिंचिंग पक्षी जो कि थे, फिंचिंग पक्षी पर इन्होंने गैलापागोस द्वीप में बीगल नामक जहाज़ से गए थे, वहीं पर इन्होंने फिंचिंग पक्षी पर रिसर्च किया था। साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक की रचना की थी। अगर बात करें तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे तो सिद्धांतों को नोट कर लीजिए। तीनों सिद्धांत हम बता देते कौन कौन से हैं। पहला है प्रकृति चयन का सिद्धांत। फ्रेंड्स आप यकीन मानिए ये ऐसा डिस्कशन है कि आप इसकी सिर्फ नोट्स बना लीजिएगा। मानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप राइटिंग हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो तो, लेकिन जो हम ओरली चीज़ें बोल दे रहे हैं आप उस चीज़ को अगर समझ जाइएगा ना और उस चीज़ की अगर नोट्स बना लेंगे तो यकीन मानिए आपके पास एक ऐसा स्टडी मटेरियल हो जाएगा जो कि आपको हज़ारों का बैच देने के बाद भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम कई सारी बुक्स को कंपाइल करके कई NCERT SCERT को कंपाइल करके ये चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप समझिएगा एक बेस्ट कंटेंट की नोट्स आपके पास आ रही है, लेकिन आप उस चीज़ को अगर पकड़ पाइएगा तब, क्योंकि कई बार होता है कि हम उसको हल्के में लेकर के बनाते हैं, नोट्स नहीं बनाते। फ्रेंड्स आपकी सफलता में जितना महत्वपूर्ण आपकी मेहनत है उसमें सबसे ज़्यादा अगर रोल है तो आपके नोट्स का आएगा, आपकी प्रैक्टिस, आपके नोट्स। यदि आपके नोट्स हैं, आप उन नोट्स को बार बार रिवीजन करते हैं तो आपको कहीं बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना हम पढ़ा देते हैं उसके नोट्स बना के रिवीजन बस करिएगा। तो अब बात करते हैं सिद्धांतों के बारे में। तो प्रकृति चयन का सिद्धांत दूसरा जो किया था विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, ये तीन प्रमुख वहीं बात किए थे। उत्तर जीविता का सिद्धांत, ये तीन सिद्धांत थे जो कि डार्विन महोदय के द्वारा दिए गए थे। तो आप इन चीज़ों को एक जगह नोट लीजिए। प्रकृति चयन का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, उत्तर जीविता का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन महोदय ने दिया था। तो यहाँ से जब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको ये कन्फ्यूजन कई बार होता है। आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि विकासवाद का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था या फिर डार्विन महोदय ने दिया था। तो उससे बचने के लिए 2 से 3 बार इस चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा एक जगह लिख के। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और, जैसे कि जहाज़ों से संबंधित जो हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री में आपसे पूछता है, पहला एक क्वेश्चन एक पूछता है कि INS तलवार, क्योंकि हमारा मेन है जैसे जहाज़ आया तो जहाज़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन GS में पूछता है उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कशन कर ले। तो INS तलवार एक जहाज़ था जिसमें MS खान के नेतृत्व में नौसेना विद्रोह हुआ था। कब हुआ था ये भी आपको क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर बना रहे हैं तो मिलेगा। तो नौसेना विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए BPSC TRE 2 का,
वहाँ पर यहाँ से पूछा था। तो कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। यानी INS तलवार में MS खान के नेतृत्व में एक नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में BPSC साथ ही साथ बिहार SI में पूछा गया है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, वहाँ देख लीजिए कि ये हकीकत है या नहीं। अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर और यानी कुछ डिटेल जो कि पूछता है, तो आप एक देखे होंगे SS राजपूताना जहाज़, SS पुताना जहाज़ जो कि महात्मा गांधी गए थे। कहाँ गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज़ से गए थे? आपसे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पर बताइएगा कि SS राजपूताना जहाज़ से गए थे। कब गए थे? तो 12 सितंबर 1931 को गए थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। तो कौन से प्रथम में नहीं बल्कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे। वहीं अगर बात करें कि एक और जहाज़ आपसे पूछता है कि जो महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन करके वापस आए थे तो किस जहाज़ से आए थे? तो बेस्टियाना जहाज़ से वापस आए थे। तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। 3 टाइप के जहाज़ों से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है MHS बीगल जहाज़ जो कि डार्विन से संबंधित है। गैलापागोस द्वीप में जाते हैं, वहाँ फिंचिंग पक्षी पर रिसर्च करते हैं, साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखते हैं, उत्तरजीविता का सिद्धांत वहाँ पे देते हैं। दूसरा INS तलवार जो कि MS खान के नेतृत्व में एक नौसेना विद्रोह होता है। कब होता है? 1946 में होता है। अगर बात करें कि कहाँ पे होता है तो बम्बई में होता है। तीसरा जहाज़ SS राजपूताना जहाज़ जो कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12 सितंबर 1931 को जो कि लंदन जाते हैं। वहीं चौथा जो जहाज़ से क्वेश्चन आपको देखने को GS में मिलता है वो मिला कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरा करके किस जहाज़ से वापस आते हैं? तो बेस्टियाना जहाज़ से वापस आते हैं। आई होप कि अब यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सॉरी आप उनको पकड़ पाइएगा। एक जगह फ्रेंड्स सिर्फ हो सकता है कि आप ना लिख पाए हो तो दोबारा से वीडियो को चलाइएगा और जो हमने बोल दिया है, जो हमने लिख दिया, उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन चीज़ों को नोट करके प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो वहीं जैसे कि क्वेश्चन नंबर फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक का लेखक या किसने लिखा था? तो फिलोसफी ऑफ जूलॉजी जो पुस्तक के लेखक की बात करें तो फिलोसफी ऑफ जूलॉजी जो पुस्तक लिखी थी तो लामार्क महोदय ने लिखा था। तो जैसे कि लामार्क महोदय ने क्या दिया था, कौन सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने जो दिया था उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। सारे सिद्धांत अगर आप नोट कीजिएगा ना तो आपके पास एक ही जगह हो, जो सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं वो एक ही जगह हो जाए। तो उपार्जित लक्षणों को सिद्धांत किसने दिया था? कई बार कन्फ्यूजन इनमें फ्रेंड्स होता है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगा। तो उस चीज़ के लिए उपार्जित लक्षणों की जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? लामार्क महोदय ने दिया था। प्राकृतिक चयन, उत्तरजीविता, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन महोदय ने दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है? लामार्क हो जाता है। अगर बात करें वहीं रॉबर्ट हुक के बारे में, तो इन्होंने पहली बार कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में की थी। मृत कोशिका की थी। कौन सी? मृत कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। वहीं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है तो किसके कारण मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है? तो वृक्क में प्रोटीन्स के लोकलाइजेशन से मनुष्य के यानी जो वृक्क के प्रोटीन्स के लोकलाइजेशन होता है तो उसकी वजह से मनुष्य के वृक्क कहें या लीवर में स्टोन बनता है, यानी किडनी में जो कि स्टोन बनता है। अगर बात करें आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो लीवर हो जाए, यकृत कहें या फिर लीवर कहें, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। वहीं आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो उसका भी जवाब यानी सबसे बड़ा
आंतरिक अंग कौन सा है, आंतरिक अंग कौन सा है अंग, तो वो उसका भी जवाब क्या हो जाएगा कि लीवर कहें या फिर यकृत हो जाता है। वहीं आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, अंतः ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अंतःस्रावी आपसे पूछता है। तो जब अंतःस्रावी आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा कि आउटू ग्रंथि कहें या थायराइड ग्रंथि कहें, ये जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है आउटू ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर वही बात करें सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, छोटी अंतःस्रावी यानी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पीनियल ग्लैंड कहें, पीनियल ग्लैंड जो कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको यानी जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें कि नींद को कंट्रोल यानी नींद आना और ना आने का कंट्रोल कौन करता है, तो पीनियल ग्रंथि ही करती है। वहीं बात करें अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय एक प्रकार की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड, क्वेश्चन आप एकदम क्लियर किए, जो मिक्स ग्लैंड यानी मिक्स ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी है, तो अग्नाशय हो जाती है। यानी मिक्स ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है, तो अग्नाशय हो जाता है। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर सी यानी सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत हो जाती है, सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड अग्नाशय हो जाती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ आउटू ग्रंथि हो जाती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ तो आपको पीनियल हो जाती है। वहीं बात करें सबसे छोटी ग्रंथि तो आपको देखने को मिलेगा पीयूष ग्रंथि, लेकिन सबसे छोटी अंतःस्रावी तब पीनियल ग्रंथि हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को बहुत सारे एग्जामों में मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, तो कैरोलस लीनियस जो कि द्विनाम पद्धति के जनक थे। बात करें डार्विन के बारे में हमने बता दिया कि इन्होंने उत्तरजीविता का सिद्धांत, चयनवाद का सिद्धांत, प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। बात करें वहीं मेंडल्स के बारे में, तो मेंडल ने आपको देखा होगा कि मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने मटर पे खोज की थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिले, तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे मेंडल। टी.एच. मॉर्गन की बात करें तो इन्होंने जो दिया था इनको आप देखोगे तो लिंकेज यानी सेक्स लिंकेज का सिद्धांत इन्होंने किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो कैरोलस लीनियस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहे या द्विनाम पद्धति कहे तो उसके जो जनक थे वो कौन थे, कैरोलस लीनियस थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, रुधिर दाब प्रेशर का नियंत्रण करता है, तो रुधिर दाब प्रेशर का जो नियंत्रण का है वह एड्रिनल ग्रंथि करती है। बात करें एड्रिनल ग्रंथ के बारे में, तो जैसे कि एड्रिनल ग्रंथ से जो एक स्रावित होता है यानी कि एड्रेनिल नामक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा होता है, एड्रेनिल नामक हार्मोन स्रावित होता है जो कि यानी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करता है, यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। वहीं बात करें ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो जो मापा जाता है वो किसके द्वारा नापता है, स्फिग मैनोमीटर के द्वारा जो कि ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब का मापन जो कि किया जाता है स्फिग मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगर वहीं बात करें जैसे कि आप थायराइड ग्रंथ के बारे में पढ़े होंगे, थायराइड ग्रंथ के बारे में, तो थायराइड ग्रंथ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बॉडी की उपापचयी क्रियाओं को जो नियंत्रण करता है, उपापचयी क्रियाओं को जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, वो प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथ करता है, नियंत्रण करता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस जितना भी हम बोल दे रहे हैं, जितना भी लिख दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ चीज़ है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा एक जगह। थाइमस के बारे में कहें तो इसको बाल ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे उम्र के साथ साथ छोटी होती जाती है तो जो इसका जो विकास अधिकतर होता है वो बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है, तो यानी इसको बाल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीनियल ग्रंथ के बारे में हमने बता दिया कि इसको जैविक घड़ी भी कहते हैं। साथ ही साथ बात करें कि नींद की प्रक्रिया का नियंत्रण पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस के बारे में बताएं तो दाब, भूख, प्यास, हाइपोथैलेमस यानी सबसे बड़ी मास्टर ग्लैंड कहलाती है। साथ ही साथ बात करें तो दाब और बात करें तो भूख, प्यास, लब, इमोशन, इन सब का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में,
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है तो संयोजी ऊतक है। बात करें ऊतक, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है कठोर ऊतक, या जटिल ऊतक कहें, जटिल ऊतक सीधे। दूसरा हो जाएगा जो सरल ऊतक हो जाएगा। तो जटिल ऊतक में आप देखेंगे कि बोन्स होता है, बोन्स आएगा। सरल ऊतक की बात करें तो ब्लड आ जाएगा। ब्लड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर ही लिया है। तो यहाँ से भी आपसे पूछता है कि बोन सबसे कठोर कहें या जटिल कहें तो कौन हो जाएगा? तो बोन हो जाएगा। सरल कहें तो ब्लड हो जाएगा। वहीं बात करें अगर पादप ऊतकों के बारे में, पादप ऊतक, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कशन करना, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में हम डिस्कशन करके तुरंत निकल जाएंगे। एक दिन में हम 300 क्वेश्चनों का डिस्कशन करा देंगे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, उससे कोई ज़्यादा आपको लाभ नहीं होगा। आपको जो लाभ होगा वो जब डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा तब होगा। तो अब बात करते हैं पादप ऊतक में। तो आपने देखा होगा एक होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। साथ ही साथ आपने देखा होगा एक होता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। अगर बात करें तो तीसरा पादप ऊतक होता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए एक जगह, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 प्रकार के जो होते हैं पादप ऊतक होते हैं। वहीं बात करें मनुष्य में जो ऊतक पाए जाते हैं सरल जटिल पाए जाते हैं, तो सरल में आपको देखेंगे कि ब्लड आता है, एक संयोजी ऊतक है जिसमें ब्लड आता है। कठोर जो कि संयोजी ऊतक है तो उसके अंतर्गत बोन्स आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप एक जगह नोट कर लीजिए, पादप ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था तो किसने खोजा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो एनाफिलीज मच्छर को जो खोजा था रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। हालांकि अब आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो और आपका रिस्पांस भी उतना अच्छा नहीं मिलता। तो आज का वीडियो लगभग हम यहीं तक रखते हैं। कल के वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जितनी भी काफ़ी लंबा डिटेल में डिस्कशन जाएगा, क्योंकि सारी बीमारियों को हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। आप कल का वीडियो देखिएगा कि जितनी भी बीमारियाँ हैं, यानी जितनी भी प्रोटोजोनल बीमारी हैं, जितने भी अगर बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जितनी भी वायरल डिजीज़ है, साथ ही साथ जितने भी फंगल डिजीज, इन सभी को 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जिससे कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अब आगे के क्वेश्चन काफ़ी, यानी 8 से 10 क्वेश्चन जो कि बीमारियों से संबंधित है, एक जगह टेबल बना के हम उसका अध्ययन कर लेंगे कल की वीडियो में। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आप एकदम पकड़ पाइएगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं डिस्कशन। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।